हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हमारा 28वां चैप्टर चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि मानव जननांग के अंदर हमने नर जननांगों को कंप्लीट कर लिया था और पिछली वीडियो के अंदर हमने मादा जननांग और उससे संबंधित जो है सहायक जनन अंगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो हम सहायक जनन ग्रंथियां एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, सहायक जनन ग्रंथियां मादा जनन अंग के अंदर जिस प्रकार हमने नर जनन तंत्र के अंदर सहायक जनन ग्रंथियां, कौन कौन सी सहायक जनन ग्रंथियां थी नर जनन तंत्र के अंदर। नर जनन तंत्र में हमने पढ़ी, वहाँ शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर की ग्रंथि हमने पढ़ी थी। ठीक उसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अर्थात मादा जनन तंत्र के अंदर भी दो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। उनमें मुख्य रूप से ब्रेस्ट, जिसे हम स्तन या छाती भी कहते हैं, जबकि दूसरी जो है वो बार्थोनिल ग्रंथियां होती हैं। तो आज हम विस्तार से स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं और बार्थोनिल ग्रंथियां क्या होती हैं, इनकी बॉडी में कहाँ सिचुएशन है। क्योंकि आज की वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन जो स्तन ग्रंथियों से संबंधित है विद डायग्राम अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आ चुका है। तो क्वेश्चन जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आ चुका है तो हमें इसको डायग्राम के साथ समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है। तो तैयार हो जाइए। आज की हमारी वीडियो में सबसे पहले हम लेते हैं स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, सभी जानते हैं हम कि जो मादा जननांग होते हैं उसके साथ सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, और जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियां मानी जाती हैं, क्योंकि ये जो है न सिर्फ जो है शिशु को स्तनपान कराती हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स जो हैं उनका स्राव होता है। और ये युग्मक जनन से लेकर शिशु के जन्म और शिशु की ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए भी हम मादा जनन अंगों की जो जिसे कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेल जननांगों से ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ जो स्तन ग्रंथियाँ हैं उन्हें हमें समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो अगर हम बात करें चित्र बनाने से पहले, तो स्तन ग्रंथियाँ फीमेल्स के अंदर विकसित प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। ध्यान रखना, मेल्स के अंदर भी होती हैं स्तन ग्रंथियाँ, लेकिन वो अवशेषी होती हैं। तो स्त्रियों में एक जोड़ी कितनी होती है भाई, एक जोड़ी विकसित स्तन ग्रंथियां वक्ष के पृष्ठ पर अंशीय पेशियों के ऊपर स्थित होती हैं। अंशीय पेशियों को हम पेक्टोरल मसल्स भी कहते हैं। पेक्टोरल मसल्स तो एक जोड़ी है और कहाँ पर है, पृष्ठ भाग पर। पृष्ठ जो
वक्ष के पृष्ठभाग पर अंशीय पेशियों के ऊपर स्थित होती हैं। तो ये तो हुई स्थिति की बात। अब बात करते हैं कि इसकी जो डायग्राम है, संरचना किस प्रकार की होगी। तो ध्यान रखना, यहाँ हम ये मान लीजिए अंशीय पेशियां हैं, डायग्राम्स के लिए आपको बार बार कहा जा रहा है, जब तक आप डायग्राम को नहीं बनाएंगे तब तक आप जो है डायग्राम एक स्किल वाली जो है हमारा जिसे कहते हैं कौशलात्मक ज्ञान होता है, तो इसे आप जब तक खुद बनाने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप डायग्राम नहीं बना सकते। ध्यान रखना, इसलिए आपको डायग्राम साथ में बनाना होगा। ये वसा काय होते हैं, वसा के जो पिंड है वो जमा रहते हैं पूरे स्तन ग्रंथियों के अंदर। प्रत्येक स्तन ग्रंथि के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लगभग जो है 15 से 20। ये अंगूर के गुच्छे के समान छोटी छोटी दुग्ध ग्रंथियां इसके अंदर भरी होती है। तो यहाँ पर डायग्राम जो है वो हमारा कंप्लीट है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने कहा कि अंशीय पेशियां, तो ये कौन सी पेशियां हैं? ये अंशीय पेशियां, क्योंकि इसके पीछे की तरफ आप जानते हैं हमारे रिब्स होती हैं अर्थात पसलियां होती हैं। तो ये अंशीय पेशियों के आगे की ओर स्थित होती है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये वसा काय होती है, यानी फैट बॉडीज होती हैं। ये आप देख रहे हैं दुग्ध ग्रंथियां हैं। मिल्क ग्लैंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नलिका जा रही है ये नलिका कहलाती है। लैक्टिफेरस
या दुग्ध नलिका। इसको लैक्टिफेरस नलिका भी कहते हैं। लैक्टिफेरस डक्ट। सभी लैक्टिफेरस डक्ट आगे की ओर जो उभरा हुआ भाग होता है, स्तन का उभरा हुआ भाग है, जिसे हम चूचक या निपल कहते हैं, वहां पर आकर खुलती है। साथ में यहाँ पर स्तन परिवेश जो कि काले रंग का डार्क जो है सर्कुलाकार संरचना है। स्तन ग्रंथियों की संरचना। तो बात करते हैं, हमने बात की स्थिति की, तो मानव में एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां होती हैं। फीमेल मानव के अंदर अर्थात स्त्रियों में एक जोड़ी विकसित प्रकार की। विकसित हमने क्यों कहा बेटा? विकसित हमने इसलिए कहा क्योंकि ये नर के अंदर भी उपस्थित होती हैं। सॉरी, लेकिन जो है नर मानव में ये अवशेषी होती है। ध्यान रखना, नर में अवशेषी होती हैं। अंशीय पेशियों के ऊपर स्थित है। अब बात करें तो प्रत्येक स्तन ग्रंथि जो है, प्रत्येक स्तन ग्रंथि में लगभग 15 से, ये आप देख रहे हैं, देखो ये पुटिकाएं होती हैं। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 पुटिकाएं उपस्थित। यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक हमने स्तन ग्रंथि की संरचना ली है। इसमें आप ये देख रहे हैं, ये गोलाकार जो आपको पुटिकाएं नजर आ रही हैं, जैसे हमने दिखाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल मिला के कितनी होती है? 15 से 20। ठीक है, तो हमें बाहर से हम एक साइड से देख रहे हैं, यानी पूरे जो है स्तन के अंदर इस प्रकार की पुटिकाएं होती हैं। और प्रत्येक पुटिका की अगर हम बात करें, प्रत्येक पुटिका में छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे समान दुग्ध ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, प्रत्येक जो दुग्ध ग्रंथि जो पुटिका है, ठीक है, उसके अंदर आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो गोल गोल दिखाए हैं, ये क्या कहलाती है? दुग्ध ग्रंथियां। इन्हें हम कहते हैं दुग्ध ग्रंथियां अर्थात मिल्क ग्लैंड। और ये जो मिल्क ग्लैंड होती हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं छोटी छोटी नलिकाओं से मिलकर एक बड़ी नलिका बनती है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये सभी छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे के समान है। अंगूर का गुच्छा होता है ना, उसमें जैसे जुड़ी होती हैं ये छोटी छोटी इस प्रकार आप देख रहे हैं। और ये सब मिलकर क्या बनाती है? एक नलिका बनाती है। क्या बना रही है? एक नलिका। तो इस नलिका को नाम क्या दिया है? इस नलिका को हमने नाम दिया है दुग्ध नलिका। दुग्ध नलिका, लैक्टिफेरस नलिका, दुग्ध नलिका, लैक्टिफेरस डक्ट। तो यहाँ पर दुग्ध नलिका, लैक्टिफेरस
डक्ट्स। तो लैक्टिफेरस डक्ट्स जो हैं वो यहाँ से जा रही है, देखिए प्रत्येक जो है लोब से लैक्टिफेरस डक्ट जो है मिल्क को लेकर जाएगी, क्योंकि इनका काम होता है मिल्क का प्रोडक्शन करके और उसका सिक्रेशन करना। हम जानते हैं सभी ग्रंथियाँ, कोई भी ग्रंथि है एक स्राव स्रावित करती है, तो यहाँ मिल्क ग्लैंड्स हैं तो मिल्क का स्राव करते हैं। तो सभी जो लैक्टिफेरस डक्ट हैं वो स्तन के शीर्ष भाग पर, यहाँ स्तन का जो शीर्ष भाग होता है उस पर आकर खुलती हैं। कहाँ आकर खुलती हैं? स्तन शीर्ष निपल्स पर खुलती है। और यहाँ जो खुलती है तो यहाँ छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ये होते हैं लगभग 25 से ये होते हैं लगभग जो है 20 से लेकर 25 सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र। यहाँ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके द्वारा ये बाहर खुलती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं स्तन के शीर्ष पर जो निपल होते हैं उस पर आकर ये खुलती हैं छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा, माइक्रोपोर्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्तन शीर्ष के पीछे की तरफ जो डार्क जो भाग नजर आ रहा है, यानी गहरा भाग नजर आ रहा है, गहरा वर्णकी भाग, ये कहलाता है स्तन परिवेश। स्तन परिवेश ये गहरा वर्णकीय भाग, गहरा वर्णकीय भाग होता है जहां पर जो है पिगमेंटेड सेल होती हैं, इसीलिए ये गहरा नजर आता है। और इसके शीर्ष भाग पर यानी इसके सेंटर में जो है निपल स्थित होते हैं, जहां से छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों द्वारा सभी लैक्टिफेरस डक्ट जो है बाहर ओपन होती हैं। तो इस प्रकार ये हमने देखा, चारों ओर आप देख रहे हैं अंदर भी वसाकाय अर्थात जो फैट बॉडीज हैं वो इसके अंदर जमा रहती है। जैसे जैसे स्तन ग्रंथियों का डेवलपमेंट होता है तो ये यहाँ पर फैट बॉडीज इसमें जमा होने लगती है। तो यहाँ पर स्तन ग्रंथियों की संरचना जो है वो हमने देखी किस प्रकार से बनी हुई है। एक बार फिर देखते हैं कि स्तन ग्रंथियाँ एक जोड़ी है मानव के अंदर, फीमेल मानव में ये विकसित होती है। अंशीय पेशियों के ऊपर की ओर यहाँ पर प्रत्येक स्तन ग्रंथि की स्ट्रक्चर में हम देखते हैं छोटी छोटी कुटिकाएं होती हैं, और ये जो कुटिकाएं हैं उनकी संख्या 15 से 20 होती है। प्रत्येक कुटिका में अंगूर के गुच्छे समान छोटी छोटी जो है दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, और ये दुग्ध ग्रंथियों की जो नलिकाएं हैं वो मिलकर एक बड़ी दुग्ध नलिका बनाती है, लैक्टिफेरस नलिका। सभी कुटिकाओं की लैक्टिफेरस नलिका स्तन शीर्ष पर चुचुक निपल पर आकर खुलती हैं, छोटे छोटे 20 से 25 सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती हैं। और यहाँ पर इसमें स्तन परिवेश वर्णकीय जो है छिद्र वर्णकीय जो भाग है वो पाया जाता है। अब बात आती है कि स्तन ग्रंथियों का विकास जो है किन हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके द्वारा जो स्राव होता है वो कौन कौन से हार्मोन पर निर्भर करता है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है अपने उसके लिए एग्जाम्स के लिए। तो ध्यान रखना, स्तन ग्रंथियों का स्राव व परिवर्धन लैक्टोट्रोपिक सोमेटोट्रोपिक एस्ट्रोजन प्रोलैक्टिन
एवं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, जो स्तन ग्रंथियों का डेवलपमेंट है वो किन हार्मोन पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करता है लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम LTH भी कहते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो दुग्ध स्राव को भी प्रेरित करता है। विकास तो सभी हार्मोन करते हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के अक्षर पिंड से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव अवस्था के बाद, यानी आफ्टर जो जन्म होता है, जन्म बच्चे का, आफ्टर शिशु बर्थ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन तेजी से स्रावित किया जाता है। तो ये न सिर्फ प्रसव पीड़ा भी उत्पन्न करता है, बल्कि मिल्क ग्लैंड को मिल्क सीक्रेशन के लिए भी मोटिवेट करता है, क्योंकि मिल्क का सीक्रेशन प्रसव अवस्था के बाद ही होता है। ध्यान रखना, प्रसव अवस्था के बाद ही मिल्क का सीक्रेशन होता है, जबकि डेवलपमेंट जो मिल्क ग्रंथियां जो है उनका यानी शुरुआत से ही जब वयस्क अवस्था आती है वहाँ से डेवलपमेंट तेज होता है। लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो मिल्क बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर अलग अलग हार्मोन्स का जो है सम्मिलित रूप में जो रोल होता है वो मिल्क को बनाने, स्तन ग्रंथियों के विकास और साथ में प्रसव अवस्था के बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसको रिलीज करने के लिए मोटिवेट करता है। तो यहाँ पर जब मिल्क का सीक्रेशन होता है तो यहाँ कार्य क्या होगा मिल्क ग्लैंड्स का? तो ध्यान रखना, कार्य की जब हम बात करें तो शिशु को स्तनपान कराना, फीडिंग कराना, जन्म के बाद शिशु को जो संपूर्ण जो पोषण होता है, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण पोषण, वो मिल्क के द्वारा बनता है, मिल्क के द्वारा मिलता है। और ध्यान रखना, शिशु को 6 माह तक लगातार जो है 6 माह तक दूध को यानी फीडिंग करानी चाहिए। शिशु को स्तनपान जो है वो 6 माह तक लगातार कराना चाहिए। ये जो है बच्चे के अंदर जो है सभी प्रकार के पोषण और उसको विटामिन्स और एंटीबॉडीज शरीर में डेवलप करता है। ध्यान रखना, जो पहला जो गाढ़ा दूध निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रम, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। नवदूध होता है और इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? केसीन प्रोटीन होता है, केसीन। इसके अलावा लैक्टोज शर्करा है, विटामिन्स हैं, इसके अलावा कैल्शियम होता है। आपको पता है कैल्शियम रिच होता है, अगर दूध पीते हैं तो बच्चे हड्डियां मजबूत होती हैं कैल्शियम से। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है प्रतिरक्षी कौन सी होती है? इम्यूनोग्लोबिन ए। ध्यान रखना, इम्यूनोग्लोबिन ए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवदूध से बच्चे में कौन सी एंटीबॉडी जो है डेवलप होती है? तो प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबिन ए जो है बच्चे में रोगों से लड़ने की जो है क्षमता डेवलप करती है। शर्करा, इससे हमें लैक्टोज मिलती है।
प्रोटीन, केसिन प्रोटीन होता है दूध के अंदर, विटामिन होते हैं, कैल्शियम होता है, सारी चीज़ें जो है कंप्लीट संपूर्ण पोषण होता है। 6 माह तक शिशु को हम पानी भी नहीं पिलाना चाहिए, संपूर्ण पोषण इसी दूध से प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो जिन स्त्रियों में, माताओं में शिशु को फीडिंग कम कराई जाती है, उनके अंदर जो है फैट बॉडीज जो है ज़्यादा जमा हो जाती है, मिल्क जो है सिस्ट बना सकता है, जिससे आगे की तरफ चलकर ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले सकता है। इसलिए लगातार सीक्रेशन जब यानी मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है तो हमें शिशु को स्तनपान अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट ग्रंथि है बार्थोनिल ग्रंथि। तो बार्थोनिल ग्रंथि की हम बात कर लेते हैं। बार्थोनिल जो ग्रंथि होती है, दूसरी जो ग्रंथि है हमारी वो है बार्थोनिल ग्रंथि। बार्थोनिल ग्रंथि, बार्थोनिल ग्रंथि जो है ये एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी और वृहद भगोष्ठ पर स्थित छोटी सैम के बीज समान आकृति। स्त्रियों में बार्थोनिल ग्रंथि एक जोड़ी होती है और वृहद भगोष्ठ पर स्थित होती है, सैम के बीज के समान है। यदि समजात की बात करें तो ये नर की काउपर ग्रंथि की समजात होती है, काउपर ग्रंथि की समजात। स्राव की अगर हम बात करें तो इनका जो स्राव है वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है, पारदर्शी, चिपचिपा, गाढ़ा, स्नेहक, लुब्रिकेटिंग, स्नेहक और क्षारीय, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और काम क्या करेगा, ये कार्य क्या करेगा, प्रधान व भग को नम व चिकना बनाकर सेक्सुअल इंटरक्रॉस को सुगम बनाता है, तो मोटे रूप से हमने एक बात यहाँ जानी कि बार्थोनिल ग्रंथियाँ जो होती हैं वो फीमेल्स के अंदर एक जोड़ी वृहद भगोष्ठ पर स्थित होती है और योनि के अंदर जो है इनका स्राव जो है खुलता है। एक जोड़ी सैम के बीज के आकार की है और ये नर की काउपर ग्रंथि के समजात है। ध्यान रखना, किसके समजात है, नर में जिस प्रकार काउपर ग्रंथि काम कर रही है उसी के समजात ये बार्थोनिल ग्रंथियां होती हैं, इसमें फीमेल के अंदर। स्राव की बात करें तो पारदर्शी है, चिपचिपा है, गाढ़ा, स्नेहक, लुब्रिकेटिंग होता है जो कि घर्षण से बचाता है, साथ ही साथ क्षारीय प्रकृति है। तो क्षारीय प्रकृति होने के कारण क्या होती है, ये योनि मार्ग की अम्लीयता, जो अभी हमने बात की पिछली वीडियो के अंदर कि अम्लीयता होती है लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं से, तो उस अम्लीयता को एक प्रकार से न्यूट्रलाइज भी करता है, साथ ही साथ में क्या करता है, लुब्रिकेटिंग का काम करता है, अर्थात घर्षण से बचाता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो प्रधान यानी वेस्टिब्यूल और सभी जो भाग्य यानी बाह्य जननांग है वो नम और चिकने बने रहते हैं। तो मैथुन के समय क्या होता है, इसका स्राव होता है और जैसे ही इसका स्राव होता है तो उससे क्या होता है कि ये चिपचिपा और जो स्राव जो निकलता है वो एक तो क्षारीय प्रकृति का है, तो स्पर्म्स को जो है डेड होने से बचाता है, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, एसिडिक मीडियम को, योनि के मार्ग के एसिडिक मीडियम को क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, साथ ही साथ में उसको चिकना बनाता है ताकि घर्षण कम हो और सेक्सुअल
इंटरकोर्स जो है वो आसानी से सुगम हो सके। और यहाँ पर जो है इस प्रकार बार्थोनियल ग्रंथियाँ जो है वो नर के काउपर ग्रंथि के समजात होती है। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो बेसिकली स्तन ग्रंथियाँ और बार्थोनियल ग्रंथियों पर। मादा जननांग के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो एक बचा है, अंडाशयी औतिकी अर्थात हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज की वीडियो के क्वेश्चंस जो हैं उनको नोट करने के लिए आपको कमेंट्स में जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है नर की काउपर ग्रंथि की समजात मादा जनन ग्रंथि कौन सी है? तो शॉर्ट में लिखा है नर की काउपर ग्रंथि की समजात मादा जनन ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन दूसरा जो है वो है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा होगा नवदुग्ध से प्राप्त प्रतिरक्षी कौन सी होती है? प्रतिरक्षी एंटीबॉडी कौन सी मिलती है नवदुग्ध से? बच्चे को जो शिशु स्तनपान करता है उससे कौन सी एंटीबॉडी प्राप्त होती है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो हम लेंगे बार्थोलिन ग्रंथि का आकार बताना है कैसा होता है। तो बेटा 3 क्वेश्चन आज से पूछे गए हैं। आज की वीडियो में आपको तीनों क्वेश्चन मिलेंगे। नर की काउपर ग्रंथि की समजात ग्रंथि कौन सी है मादा के अंदर? नवदुग्ध से प्राप्त एंटीबॉडी कौन सी है? इसको क्वेश्चन पूछा गया है नीट में भी और बोर्ड के अंदर भी। और बार्थोनियल ग्रंथि का आकार बताना है और ये किस प्रकार के, यानी इसका जो मीडियम है वो कैसा होगा। इसका माध्यम भी बताना है, स्राव का माध्यम भी बताना है। ठीक है, अम्लीय है या क्षारीय, इनमें से कौन सा जो है माध्यम होगा, राइट। तो देखते रहिए लगातार। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लगातार देखते रहिए अपनी APS ऑनलाइन क्लासेस और नोट्स मेंटेन करते रहिए अपनी PDF फाइल्स। थैंक यू।